राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता की दुख भरी कहानी जब बेटे को हुआ अपनी गलती का एहसास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामलाल जी अपने छोटे बेटे रवि और छोटी बहू नेहा के साथ रह रहे थे। रामलाल जी को दिल्ली आए हुए 6 महीने बीत चुके थे। रामलाल जी किडनी के मरीज थे। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रामलाल जी आज सुबह जब सोकर उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी उनकी छोटी बहू कमरे में आई और यह सब देखकर उन पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, बाबूजी क्यों पीते हो रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए। कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी छी। नाक मुँह सिकोड़ते हुए उनकी बहू नेहा कमरे से बाहर चली गई। इधर कड़कती सर्दी में भी रामलाल जी घबराहट और शर्मिंदगी के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वो जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वे खुद भी इस बात से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन उनका भी इस बात पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी तब से यह समस्या भी बढ़ गई थी। तभी उनका बेटा जो रवि था, जिसका नाम, वह बोला, अरे क्या हुआ नेहा, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह। और तब नेहा बोली, अजी देखिए तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी, मैं तो तंग आ गई हूँ। रवि बोला, लेकिन क्या हुआ नेहा, कुछ बताओगे भी। नेहा बोली, और क्या होगा, फिर से बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने, लेकिन अब उनका बिस्तर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है जी। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ इंतजाम कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। गुस्से में नेहा बड़बड़ा रही थी तो रवि भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। बोला, क्या करूं नेहा, कुछ समझ नहीं आता। एक तो अपने काम का बोझ, ऊपर से पिताजी की समस्या, और फिर तुम बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। कुछ तो सोच समझकर बोला करो। अब हम 2 बच्चों के माता पिता हैं, सोचना समझना अब तुम्हें है। नेहा कहने लगी, मुझे नहीं, मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है रवि। रवि बोला, अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। 6 महीने से 15 दिन ऊपर चले गए हैं, लेकिन क्या मजाल कि भैया कभी पिताजी को खुद लेने के लिए आ जाएं। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी उनके पिताजी को रखने की बारी आती है तभी अचानक या तो भाभी बीमार हो जाती है या फिर उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देंगे। अब मैं फ़ोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कह दूंगा तो देखना कोई ना कोई बहाना बना देंगे। यह कहकर रवि ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब रामलाल जी के 2 बेटे थे, रवि और रमेश। दोनों बेटों के बीच 12 बरस का अंतर था। उनका बड़ा बेटा रमेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में ही सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा रवि हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहा था। परंतु रामलाल जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू नेहा ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब बेटे 2 हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। रवि को भी अपनी पत्नी की यह बात सही लगी थी। दोनों भाइयों के बीच अच्छी खासी बहस के बाद यह तय हुआ कि वो दोनों अपने पिता को बारी बारी से 6-6 महीने रखेंगे। उसके बाद से रामलाल जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी के 6 महीने छोटे बेटे के घर दिल्ली आ जाते। लेकिन इस बार रामलाल जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ तो केवल उन्हें बहू की ही 4 बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन वहाँ तो बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। अरे क्या हुआ, नेहा कहने लगी, फ़ोन क्यों नहीं लगा अभी तक। तब रवि ने कहा, लगाया है, 1 बार नहीं 4-4 बार लगाया है, लेकिन बड़े भैया फ़ोन उठाएं तब ना। नेहा बोली, हाँ अब क्यों फ़ोन उठाएंगे,
जब हमारी रखने की बारी आती है तो 15 दिन पहले ही फ़ोन करके ले जाने को कह देते हैं और आप भी तुरंत जाकर बाबूजी को ले आते हैं और जब उनकी अपनी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही छोड़ कर आइए इन्हें। लेकिन नेहा, रवि बोला, अभी कुछ दिन मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। वो सब मैं नहीं जानती। नेहा चिल्लाते हुए, आप कैसे भी करके पिताजी को वहाँ भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कहते हुए नेहा मुंह बनाकर रसोई घर में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जैसे ही रवि तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठा, उसी समय उसके पास उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया। वह बोला, हेलो सर, आपको याद है ना, आज कंपनी में इंटरव्यू सेशन है और आप भी हायरिंग टीम में शामिल हैं। इंटरव्यू देने के लिए बहुत से आवेदक पहुंच चुके हैं। तब रवि बोला, अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। रवि ने जल्दी से नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रवि एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था। रवि थोड़ी देर में ही अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। तब तक इंटरव्यू लेने वाले बाकी के प्रतिनिधि भी पहुंच चुके थे। कॉरिडोर में बहुत से लोग बैठे हुए थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। बिना उनकी ओर देखे हुए रवि अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति उसके सामने आया और बड़ी प्रसन्नता से उसके गले लग गया और बोला, अरे यार रवि, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। पहचाना मुझे या भूल गए? मैं विकास। रवि सकपका गया और एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और फिर गायब हो गई। इतने लोगों के सामने विकास का अनौपचारिक व्यवहार उसे खल रहा था और शायद विकास भी उसके मनोभावों को ताड़ गया था। फिर औपचारिकता पूर्ण व्यवहार करते हुए विकास ने पूछ लिया, यहीं काम करते हैं आप? विकास के मुंह से अपने लिए आप शब्द सुनकर रवि के अहम को थोड़ी संतुष्टि मिली। उसकी गर्दन तन गई और बोला, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ। इंटरव्यू लेने वाले सदस्यों की टीम में शामिल होकर आज रवि को खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और यह गर्व अभिमान में बदल गया जब उसका स्कूल का दोस्त विकास इंटरव्यू देने के लिए उसके सामने आया। दरअसल स्कूल के समय में उन दोनों के बीच दोस्ती कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती थी। उस समय वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक मेहनती और बुद्धिमान थे। रवि हमेशा विकास से आगे रहने की कोशिश किया करता था, लेकिन हर बार अधिक परिश्रम करने के बावजूद बाजी हमेशा विकास के हाथ ही लगती थी। 12वीं पास करने के बाद रवि और विकास ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर विकास के पिता रामलाल जी ने भी किसी अच्छी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बना लिया था। आज विकास के सामने ऊंचे पद पर बैठा हुआ रवि यह सब बातें सोचता हुआ मन ही मन सोचने लगा। मेरे सभी सहपाठी विकास का गुणगान किया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचर्स भी यही कहा करते थे कि विकास अपने काबिलियत के बल पर बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। ऊंचा मुकाम, आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और यह विकास अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं ढूंढ पाया है अपने लिए। और फिर जो अपनी अतीत की यादों को पीछे धकेलता हुआ रवि वर्तमान में आया। इंटरव्यू टीम के सभी सदस्यों ने विकास से अपने अपने सवाल पूछे और विकास ने बड़े आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। सभी लोग विकास से बहुत प्रभावित थे। विकास का इस नौकरी के लिए चयन कर लिया गया था। 2 दिन बाद ही विकास ने ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। रवि जब ऑफिस पहुंचा तो बड़ी परेशानी में था। आज उसकी पत्नी नेहा ने सुबह सुबह जो घर सर पर जो उठाया हुआ था। इधर रवि जब भी अपने भाई को फ़ोन लगाता तो एक ही जवाब मिलता कि अभी मैं व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा
पिताजी को लेने आ जाऊंगा। अभी उनके दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आई कम इन सर। तभी रवि बोला, आओ विकास आओ। अंदर आते हुए विकास बोला, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तब जो रवि कहने लगा, अरे विकास अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी अभी छुट्टी के बारे में भी सोच रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जबकि तुम तो जानते हो हम इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। विकास बोला, सर वह बात यह है, मुझे कल अपनी माताजी को चंडीगढ़ लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती है, उनके मकान का मुहूर्त है कल। सुबह की ट्रेन से हम निकल जाएंगे। विकास के चंडीगढ़ जाने की बात सुनकर रवि के दिमाग में एक ख्याल आया, भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है, क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल की जाए। सोचते हुए रवि के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। फिर बोला, अच्छा विकास छुट्टी तो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जब विकास बोला, सर मैं वापस आने के बाद आपका काम जरूर कर दूंगा, बताइए क्या काम है? रवि बोला, नहीं नहीं विकास, वापस आने के बाद नहीं, दरअसल वह काम तुम्हें कल ही करना है। दरअसल मेरे बड़े भैया भी चंडीगढ़ में रहते हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को भी अपने साथ ले जा सकते हो? भैया उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आ जाएंगे। तब विकास बोला, अरे सर इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? इसी बहाने मैं भी जो अंकल जी से मेरी मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर रवि को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। जब रवि ने घर पहुंचकर अपने पिता रामजी लाल को अगले दिन चंडीगढ़ जाने की बात कही तो उनकी पत्नी नेहा की तो बाँछें खिल गई। वह जल्दी से अपने ससुर जी का सारा सामान पैक करने लगी, परंतु यह सुनकर रामलाल जी बेहद उदास हो गए। लेकिन किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क कहाँ पड़ता था। अगले ही दिन सुबह जब स्टेशन जाने के लिए रवि अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था तो रामलाल जी भर्राए हुए गले से बोले, बेटा गोलू, अच्छा होता कि तू ही मुझे चंडीगढ़ ले जाता, कहीं रास्ते में परेशानी ना हो। अपने पिता के स्वर में जो उदासी थी उस पर तो रवि का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वह खींचकर बोला, पिताजी आपसे कितनी बार कहा है, मुझे गोलू कहकर मत पुकारा कीजिए, मेरा नाम रवि है, आपने ही रखा था ना, तो उसी नाम से पुकारा करें। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है, जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वह मुझे। अब आप मुझे यदि सबके सामने गोलू कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। और जहाँ तक रही आपके साथ चंडीगढ़ चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ चंडीगढ़ जाना संभव नहीं होगा। अपने बेटे रवि की बात सुनते ही रामलाल जी के चेहरे पर निराशा की काली बदलियाँ छा गई। तभी उनके कानों में एक आवाज़ टकराई, दादू जल्दी आना, हमारे जो आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। पोता पोती की आवाज़ सुनते ही रामलाल जी के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने उन दोनों को गले लगा लिया और फिर भरी हुई आंखें लिए चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गए। जब वे लोग स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। रवि ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर जो विकास पहले से ही मौजूद था, उसने रामलाल जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा और वहां देखते हुए रवि बोला, अरे विकास, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी माताजी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी विकास ने पास वाले जो बेंच पर बैठी हुई एक बुजुर्ग औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी माँ है। उन्हें देखकर रवि हैरान रह गया। वह विकास की माँ को पहचान ही नहीं पाया। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। पूछने पर विकास ने बताया
कि 3 साल पहले उनके पिताजी और माँ एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए थे। बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया और माँ गंभीर रूप से घायल हो गई। तब से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। ऊपर से पिताजी के चले जाने से उनके दिमाग को ऐसा सदमा लगा कि उन्हें अल्जाइमर की समस्या भी होने लगी। कहते कहते विकास की आंखें भर आईं। फिर विकास बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। लेकिन सर, एक अच्छी नौकरी छोड़ देने का अफसोस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मेरी माँ का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है। यह सुनकर रवि हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बड़ी मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। तब विकास बोला, नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। तो विकास बोला, अच्छा, उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे। पूछते हुए विकास शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु विकास ने कहा, अरे नहीं नहीं सर, ऐसा करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वह यहीं तो रही हैं, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी मैं उनके मन में नहीं आने देना चाहता। पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा, वह हम पर बोझ बन गई हैं और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ सर। मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझाती है। विकास की यह बात सुनकर रवि बोला, अरे विकास, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसले भी लेने चाहिए। कोरी भावुकता के लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते भी इंसान थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है, सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करे। रवि की इस बात पर विकास थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा तो यह मानना है, कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को बोझ कैसे समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने में हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। यह बात सुनकर रवि को ऐसा महसूस हुआ मानो विकास ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया, उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। विकास ने पहले रामजी लाल को ट्रेन में बैठाने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। फिर रवि भी अपने ऑफिस चला गया, परंतु विकास की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़े बरसा रही थीं। उसके दिल को चैन नहीं था, उसका चैन तो कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा उसके और विकास के बीच में आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें विकास आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वह अपने मन को समझाने लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या मैं इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधों पर थे, यह बताने के लिए वे मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही बूढ़े हाथ हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, तो उन्हें सहारा देने के लिए मेरे कंधे की ज़रूरत है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर रवि को वो पल याद आने लगे जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। रवि उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वो अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज़ आई,
उस आवाज़ से उसके पाँव वहीं रुक गए थे। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ पिताजी को समझा रही थी। आप परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी की स्वर गूंजा, क्या करूं बिमला, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनका स्वर रुंध गया था, परंतु माँ शांत स्वर में बोली, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। रमेश भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु मेरा रवि, उस पर तो मुझे पूरा भरोसा है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगा। एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद ही माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पिताजी तो अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की जो 13वीं पर भी नेहा ने कह दिया था, पिताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाए, यह दोनों बेटों का फर्ज है, और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी। यह जानते हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ रखना नहीं चाहते, मैंने यह फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात पिताजी को पता चली थी तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी छलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरा गई थीं। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यहीं दिल्ली में तो थे, जिनके सहारे वह अपना समय अच्छे से बिता सकते थे। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते रवि की आंखों से धारा आंसुओं के बहने लगी। हे भगवान, यह क्या कर बैठा मैं। पिताजी को तो मैंने असहनीय दुख दिए हैं, अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। यह सब देखकर माँ की आत्मा कितना कलप रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया मैं। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 5 घंटे के बाद जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी और विकास अपनी माँ और रामलाल जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया। उनके सामने रवि खड़ा था। रामलाल जी आश्चर्यचकित थे। तभी रवि ने विकास को अपने गले से लगाया और रुंधे हुए कंठ से बोला, मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर विकास उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसने अपने पिता का बैग उठाया और उनका हाथ थामते हुए बोला, चलिए बाबूजी, एयरपोर्ट पर जाना है। लेकिन रामलाल जी बोले, बेटा एयरपोर्ट पर क्यों, मुझे तो रमेश लेने आने वाला था ना। तब रामलाल जी ने पूछा तो रवि ने बताया, नहीं पिताजी, अब हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे। यह बात सुनकर रामलाल जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे बाद जब रवि अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो उन्हें देखकर उनकी बहू नेहा स्तब्ध रह गई और फिर गुस्से से बेकाबू होते हुए बोली, ये क्या, तुमने तो इन्हें चंडीगढ़ भेज दिया था ना बड़े भैया के पास, तो यह फिर यहाँ कैसे लौट आए। अपनी पत्नी की बात पर रवि ने कुछ नहीं कहा और रामलाल जी को कमरे में लेकर जाने लगे तो नेहा फिर से चिल्लाई, कुछ बताओगे भी, क्या हुआ है? अभी अभी मैंने चादर धुलवाई है, कमरे की सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही अब रवि के सब्र का बांध टूट गया और बोला, बस नेहा, अब एक शब्द और नहीं, मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे, तुम अपने मायके जा सकती हो। रवि की कड़कती आवाज़ सुनते ही नेहा हक्की बक्की खड़ी रह गई। फिर नेहा ने कहा, तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ नेहा मैं उस पिता को, जिसके कपड़े ना जाने कितनी बार गंदे किए थे मैंने, जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिनकी नज़रें अपने अंतिम समय में मुझे इतनी आस से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरे पिताजी की उपस्थिति इतनी खलती है तो तुम अभी यह घर छोड़कर जा सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक अटेंडेंट रख लूँगा, जो मेरी अनुपस्थिति में न सिर्फ उनके सारे काम करेगी बल्कि उनका ख्याल भी रखेगी। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे।
तभी रवि बोला, अब बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ, थक गए होंगे आप। कहते हुए रवि रसोई घर में चला गया। रामलाल जी ने कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। बोले, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, बिमला तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह अपनी धोती के कोरों से पूछने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।